सबसे पहले बात करेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की, जहां जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट से जकार्ता दहल उठा। जी हां, यह धमाका शहर के एक हाई स्कूल के पास स्थित मस्जिद में हुआ और उस वक्त हुआ जब वहां शुक्रवार की नमाज चल रही थी। अचानक हुए इस धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 से ज्यादा लोग इस हादसे से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कुछ को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार धमाका जकार्ता के एक स्कूल परिसर के आसपास हुआ था। जकार्ता के पुलिस प्रमुख असेप ईदी सुहेरी ने जानकारी दी। बताया कि घटनास्थल को तुरंत सील कर दिया गया और पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो शुरुआती डेटा मिला है उससे पता चलता है कि लगभग 54 व्यक्ति इसमें चोटिल हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को गंभीर रूप से नुकसान हुआ है। कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उनको छुट्टी दी गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों की शीशे तक टूट गए, दीवारें दरक गईं। मस्जिद में मौजूद लोग दहशत से बाहर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नमाज के दौरान एक तेज धमाका हुआ था, धुआं उठा और लोग इधर उधर भागने लगे। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायल लोगों को पास के अस्पताल में पहुंचाया। विस्फोट के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। जकार्ता पुलिस का बम निरोधक दस्ता यानी बम स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका था। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाका किस कारण से हुआ। क्या ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या कोई आतंकवादी हमला था। पुलिस प्रमुख असेप ने कहा कि हम फिलहाल सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि हादसा आखिर कैसे हुआ या जानबूझकर किया गया, तो ये भी कहना भी जल्दबाजी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम मस्जिद के अंदर और आसपास के मलबे की जांच अब करेगी। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि धमाके से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके, मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों तरफ। देखिए, घायल जो लोग हैं, इलाज के लिए पास के 2 बड़े अस्पतालों में उनको एडमिट कराया गया। पुलिस प्रमुख ने बताया कि घायल पीड़ितों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने का जो कार्य था वो कर दिया गया। 2 अस्पतालों में हेल्प डेस्क और राहत चौकियां भी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवार अपने परिजनों की तलाश में अस्पताल पहुंचे। जकार्ता प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों से बचने के लिए कहा। इस बीच आपको बता दें कि मेयर ऑफिस की ओर से भी बयान आया। कहा गया कि धमाके का असली कारण का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई गई है। लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचना चाहिए। इस घटना ने न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में चिंता बढ़ा दी है। इंडोनेशिया के इतिहास में कई बार मस्जिदों और सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाया जा चुका है। हालांकि हाल के वर्षों में आतंकी हमलों में कमी आई थी, लेकिन इस विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों को फिर से सतर्क कर दिया है। देखिए, स्थानीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धमाके के वक्त यानी धमाके के समय मस्जिद में 100 से अधिक मुसलमान मौजूद थे। अगर ये धमाका कुछ मिनट पहले या बाद में हुआ होता तो जनहानि और अधिक हो सकती थी, संख्या बढ़ सकती थी। फिलहाल किसी संगठन ने इस विस्फोट की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, मतलब किसी आतंकवादी संगठन ने। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस घटना पर दुख जताया। कहा कि घायल लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए उनके द्वारा कि जांच जल्द पूरी की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना के बाद से राजधानी जकार्ता में सुरक्षा बढ़ी हुई है। प्रमुख धार्मिक स्थलों और स्कूल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, मामले की संवेदनशीलता को देखते और समझते हुए। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। फिलहाल जकार्ता पुलिस, बम निरोधक दस्ते और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस विस्फोट की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस प्रमुख असेप ईदी सुहेरी ने कहा कि हमें अभी भी जांच करना है, क्योंकि यह घटना कुछ ही घंटे पहले हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम तथ्य साझा करते रहेंगे कि आखिर इस धमाके के पीछे की मुख्य वजह क्या थी।
बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। बड़ी खबर है, देखिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच थर्सडे को यानी गुरुवार को सीमा पर भारी गोलीबारी हुई दोनों तरफ से, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत और 6 अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 महिलाएं हैं और 1 पुरुष शामिल है। यह गोलीबारी ऐसे समय में हुई जब दोनों पक्ष इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता के लिए बैठे हुए थे। ऐसे में यह झड़प न केवल युद्ध विराम समझौते पर संकट का संकेत है, बल्कि दोनों पड़ोसियों के बीच अविश्वास की खाई को भी और गहरा कर रही है। अफगान मीडिया के मुताबिक गोलीबारी की शुरुआत दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में हुई। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार फायरिंग की और इसके बाद उधर से मोर्टार भी दागे गए। विस्फोटों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। स्थानीय लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखाई दिए। स्पिन बोल्डक इलाका पहले भी कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान बलों के बीच झड़प का केंद्र रहा है। बता आपको यह भी दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के एक स्थानीय अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि 5 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। मरने वालों में 4 महिलाएं हैं और 1 पुरुष शामिल है। घायल लोगों का इलाज कंधार के अस्पताल में चल रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तानी हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि तालिबान सेनाओं ने अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वे शांति वार्ता का सम्मान करना चाहते हैं। देखिए, तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्तांबुल में शांति वार्ता का तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी सेना ने दोपहर स्पिन बोल्डक पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस्लामिक अमीरात की सेनाओं ने वार्ता दल के सम्मान में और नागरिकों की मौतों से बचने के लिए अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। अफगान पक्ष को ही इसमें झड़प का जिम्मेदार उनके द्वारा यानी पाकिस्तान के द्वारा बताया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि हम अफगान पक्ष के दावों को खारिज करते हैं, उसका पुरजोर खंडन करते हैं। गोलीबारी की शुरुआत अफगान बलों ने की, जिसका हमारे सुरक्षा बलों ने तुरंत और जिम्मेदारी से जवाब दिया। दोनों देशों के बीच यह तनाव उस समय बढ़ा जब हाल ही में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता के दौरान 19 अक्टूबर को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी पिछले महीने। इस समझौते की सीमा पर बढ़ती झड़पों, नागरिक हताहतों को रोकने के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर माना गया था, लेकिन गुरुवार की इस घटना ने युद्ध विराम की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। सीमा पर इस तरह की झड़पें कोई नई बात नहीं है। स्पिन बोल्डक और चमन सेक्टर लंबे समय से विवाद का केंद्र रहे हैं। ये वही क्षेत्र हैं जहां ड्यूरेंट लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनातनी रहती थी। अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को मान्यता नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। अमेरिका में हालिया चुनाव के नतीजे आए, आप सबने देखा। इन नतीजों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को नई ऊर्जा दी है। दी हाँ, देश के कई अहम राज्य जैसे न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की जीत हुई। पार्टी में उत्साह का संचार हो गया। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अप्रत्याशित रूप से गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में दिखाई दी। एक कार्यक्रम पॉड सेव अमेरिका नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट के लिए आयोजित किया गया था। मंच पर आते ही ओबामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा मंगलवार बहुत अच्छा रहा। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, उनका स्वागत किया। इस दौरान बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी मतदाता अब ट्रंप के एजेंडे और उनकी राजनीति की कठोरता को ठुकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा संकेत है कि अमेरिकी जनता ध्यान दे रही है। वे निर्दयता नहीं चाहते हैं, वैसे नेताओं को नहीं देखना चाहते हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाते हैं। ओबामा के इस बयान को हालिया चुनावी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, नतीजों में न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी, वर्जीनिया में एबिगेल स्पैनबर्गर और न्यू जर्सी में मिकी शेरिल की जीत शामिल है। खास बात यह है कि ममदानी ने खुद को समाजवादी सोशलिस्ट घोषित किया है, जबकि स्पैनबर्गर और शेरिल पार्टी के मध्यमार्गी चेहरे माने जाते हैं। इस मिश्रित जीत ने संकेत दिया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपने प्रगतिशील और मध्यमार्गी गुटों के बीच में एक संतुलन बनाने में सफल रही है।
ओबामा ने कहा है कि पार्टी के भीतर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यह मतभेद किसी टूट का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हैं और ये लोकतंत्र का हिस्सा भी है, लेकिन भीतर कहीं एक साझा मूल्य है, न्याय, समानता और करुणा, जो हमें जोड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अलग अलग धड़े केवल दिखावे में साथ नहीं है, बल्कि एक साझा विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर पिछले कुछ समय से ये बहस चल रही है कि पार्टी को आने वाले 2026 के मध्यावधि चुनाव में किसी दिशा में लेकर जाया जाए, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रगतिशील एजेंडे की ओर से यह व्यवहारिक मतभेद की ओर है। समाजवादी खेमे के नेता सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस सप्ताह कहा था कि मतभेद जरूर हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर कोई दीवार नहीं है, सिर्फ दरारें हैं जिसको भर दी जाएंगी। संवाद और साझा उद्देश्य से इन्हें भरा जाएगा। ओबामा ने उनके इस बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़ाइयां होंगी, बहस होगी, लेकिन अंततः हम सब एक बेहतर अमेरिका के लिए साथ हैं। एग्जिट पोल और एसोसिएटेड प्रेस द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह भी सामने आया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अस्वीकार दिया। इस सर्वे में न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया सहित कई राज्यों के 17,000 से अधिक मतदाताओं से राय ली गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश मतदाताओं ने ट्रंप के कार्यकाल की कठोर नीतियां जो है उनकी इमिग्रेशन की, उसको मानवता विरोधी बताया। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप ने सत्ता में बने रहने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। ओबामा ने इसे अमेरिकी लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत भी बताया नतीजों को। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मतदाता अब ये समझने लगे हैं कि नफरत, डर और विभाजन के सहारे राजनीति लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगी, मतलब नहीं चलेगी। जनता ऐसे नेताओं को पसंद करती है जो जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की। कार्यक्रम के अंत में ओबामा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की, कहा कि आत्मसंतुष्ट ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल एक कदम है, मंजिल नहीं है। हमें मेहनत जारी रखनी है, क्योंकि लोकतंत्र कभी स्थायी जीत नहीं देता है, उसे हर पीढ़ी को फिर से जिताना होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओबामा की इस सरप्राइज एंट्री ने न केवल डेमोक्रेटिक समर्थकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि आने वाले वर्षों में पार्टी की रणनीति की दिशा भी तय कर दी है। अमेरिका में इस समय राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। ऐसे में ओबामा जैसे लोकप्रिय शख्सियत का पार्टी में सक्रिय होना डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक बल साबित हो सकता है। साफ है कि अमेरिका की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां मतदाता बदलाव चाहते हैं और बराक ओबामा जैसे नेता इस बदलाव की आवाज को दिशा देने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। सिटी के नए मेयर जोरान ममदानी की बात करेंगे। जीत के बाद पहले संबोधन में अमेरिकी राजनीति में भूचाल सा आ गया, ऐसा आप कह सकते हैं। उनके द्वारा जो संबोधन दिया गया उसमें सोमालिया मूल के पिता, भारतीय मूल की मां, ममदानी न्यूयॉर्क के पहले साउथ एशियाई मुस्लिम मेयर बने हैं। उनका शपथ ग्रहण और फिर उद्घाटन भाषण न केवल शहर बल्कि पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया है। उनके भाषण में सामाजिक समानता, प्रवासी अधिकार और आर्थिक न्याय पर जोर था, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिकी सत्ता तंत्र और पिछले प्रशासन की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। ट्रंप ने कहा कि बहुत गुस्से वाला भाषण था। ममदानी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगा कि यह बहुत गुस्से वाला भाषण था, खासकर मेरे प्रति। उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मुझे ही उनके शहर के लिए आने वाली बहुत सी योजनाओं को मंजूरी देनी है। ट्रंप ने आगे कहा कि जोरान ममदानी की शुरुआत बहुत खराब रही है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी कि अगर नए मेयर उनके खिलाफ टकराव की राजनीति करेंगे तो फेडरल ग्रांट्स और शहरी विकास योजनाओं में अड़चनें आएंगी। अपने पहले संबोधन में ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क सिटी अब अमीरों का स्वर्ग और गरीबों का नर्क नहीं बनेगा। उन्होंने साफ कहा कि ये शहर उन मजदूरों का भी है जो टैक्सी चलाते हैं, उन नर्सों का भी है जो रात भर अस्पतालों में इलाज करती हैं, और उन बच्चों का भी है जो बिना दस्तावेजों के स्कूल जाते हैं। हम ऐसा न्यूयॉर्क बनाना चाहते हैं जो सबका हो, सिर्फ
कुछ का नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वे बिग बिजनेस और राजनीतिक प्रभावशालियों के खिलाफ खड़े होंगे ताकि हर नागरिक को बराबर अवसर मिले। उन्होंने हाउसिंग राइट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुलिस रिफॉर्म, इन सभी पर बड़े बदलाव की घोषणा की। ममदानी ने ट्रंप प्रशासन की विभाजनकारी नीतियों का नाम लिए बिना जिक्र किया। कहा कि डर और भेदभाव पर नहीं, समानता और इंसाफ पर शहर की नींव रखी जाएगी। कौन है जोरान ममदानी, जरा इसके बारे में भी जानिए। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जोरान ममदानी एक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील नेता हैं जो पहले न्यूयॉर्क असेंबली के सदस्य रहे हैं। वो क्वींस जिले से चुने गए थे और हाउसिंग फॉर ऑल और जस्टिस फॉर टैक्सी वर्कर जैसे अभियानों से चर्चित हुए। उनकी मां मीरियम बुटाला भारतीय मूल की लेखिका हैं, जबकि पिता महमूद ममदानी युगांडा के जाने माने समाजशास्त्री हैं। वे अमेरिका में इमिग्रेंट समुदायों और मुस्लिम युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं। जोरान ने शपथ लेने के बाद ट्विटर पर लिखा कि मैं उस शहर का मेयर हूं जो हर प्रवासी, हर मेहनतकश और हर बेघर इंसान के सपनों से बना है। ट्रंप और ममदानी के बीच ये टकराव केवल एक भाषण की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि अमेरिका की दो विचारधाराओं का टकराव माना जा रहा है। एक ओर ट्रंप की राष्ट्रवादी और पूंजी केंद्रित राजनीति, तो दूसरी ओर ममदानी की समाजवादी और समावेशी सोच। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप के बयान का राजनीतिक संकेत साफ है। वे न्यूयॉर्क की नीतियों पर दबाव बनाना चाहते हैं। वहीं ममदानी अपनी पहचान जनता के मेयर के रूप में गढ़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के सलाहकारों ने ममदानी के बयान को उकसाने वाला बताया है, जबकि ममदानी समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सच्चाई कही है जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। ममदानी के शपथ ग्रहण के बाद से ही शहर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक और अप्रवासी समुदाय, छात्र और मानवाधिकार संगठन उनके साथ खड़े हैं। वहीं बड़ी कंपनियां, विशेष तौर पर रियल एस्टेट लॉबी और पुलिस यूनियन ने चिंता जताई है कि ममदानी की नीतियां न्यूयॉर्क की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फाइनेंशियली एक एक्सप्रेस है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ममदानी के टैक्स सुधार प्रस्ताव से $3.2 अरब की अतिरिक्त टैक्स वसूली होगी, जिससे शहर में सस्ते घर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार इत्यादि शामिल होंगे।